इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बट एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें हम केवल पढ़ेंगे थियरीज और थिंकर्स। तो जो कास्ट होता है या और जो पार्ट्स होते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के, उसको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो नियरली आपका 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो एज यूजुअल जैसे हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है, अगर आप तोड़ेंगे इस टर्म को, स्ट्रेटा मीन्स हायरार्की में बांटना। कुछ चीज़ें ऊपर रहेंगी, कुछ चीज़ें नीचे रहेंगी, तो उसी को बांटना ही बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। अब यहाँ पे 3-4 थिंकर के डिफिनेशंस हैं, उनको आप देख लीजिएगा। मोटा मोटी सब लोग वही बात करते हैं कि सोसाइटी को हायरार्की में बांटना, उसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। अब यहाँ पे एक कोट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। तो ये कोट है चार्ल्स मरे का। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये स्ट्रेटिफिकेशन को वर्टिकल नहीं बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं, क्योंकि मरे को नॉर्मली हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बोलते हैं, इसलिए इनका थियरी भी ऐसे ही है। तो ये बोलते हैं कि ऊपर नीचे के रूप में नहीं बांटते हम लोग, बस केवल डिस्टिंक्शन करने के लिए कि कौन सी चीज़ें क्या हैं और कौन सी चीज़ें क्या नहीं हैं, उसके लिए होता है स्ट्रेटिफिकेशन। इनकी बुक है लूजिंग ग्राउंड और इनका कॉन्सेप्ट है डिपेंडेंसी कल्चर या फिर अंडर क्लास। जब मैं क्लास 12th में था, मेरा अंडरस्टैंडिंग उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो चूंकि मैं खूब पढ़ता था और हाईली मोटिवेटेड था, बट अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई थी, तो मेरा ये मानना था कि जो लोग गरीब हैं वो अपने कर्म की वजह से गरीब हैं, उसमें गवर्नमेंट का या सोसाइटी का कोई योगदान नहीं है। तो मैं भी जो इनकी थियरी है डिपेंडेंसी कल्चर, उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था और ये मानता था कि जो अंडर क्लास होते हैं वो अपने कर्म की वजह से गरीब होते हैं। बट अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा नहीं है। अगर हमको सही तरीके से फैसिलिटीज़ मिलेगा, सारी अम्यूनिटीज़ मिलेंगी, तो हम अच्छा कर पाएंगे लाइफ में, हमारा लाइफ स्टाइल बदलेगा और जितनी अपॉर्चुनिटी जिसको मिलती हैं उतने अच्छे से वो परफॉर्म करता है। तो इसलिए मैं पर्सनली अब इनके थॉट से एग्री नहीं करता हूँ। डिपेंडेंसी कल्चर में ये बोलते हैं कि जो लोग काम नहीं करते हैं वो लोग डिपेंडेंट हो गए हैं दूसरे के ऊपर और इसीलिए वो लोग आलसी होते जा रहे हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि इनका बुक है लूजिंग ग्राउंड और इनके 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, डिपेंडेंसी कल्चर और अंडर क्लास। फिर एक लाइन है अनस्ट्रेटिफाइड सोसाइटी इज ए मिथ, ये है पिट्रिम सोरोकिन का। और एक और लाइन है कॉन्फ्लिक्ट फैसिलिटेट्स स्ट्रेटिफिकेशन नॉट ओरिजिनेट, ये भी है सोरोकिन का। इन दोनों में मैं श्योर नहीं हूँ, तो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लिखा है MCQ से। जो सेकेंड लाइन है उसका मतलब ये बोलते हैं सोरोकिन कि स्ट्रेटिफिकेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ओरिजिनेट नहीं होता है, बस केवल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ावा देता है। स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में मौजूद पहले से रहता है। अब स्टार्ट करते हैं हम मेन पॉइंट जिसके लिए आप आए हैं, थियरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हम लोग बुलेट पॉइंट्स में जाएंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, इस तरह पढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन बन जाए और हमारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाएं। तो जब भी कहीं पे नाम आएगा स्ट्रेटिफिकेशन का या फिर कॉन्फ्लिक्ट का, तो वहाँ पे हम कार्ल मार्क्स को नहीं भूल सकते हैं। तो मार्क्स बोलते हैं जो हमारा सोशल क्लास होता है वो डिफाइन होता है हमारा रिलेशन कैसा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से। जो मीन्स यूज करते हैं हम लोग प्रोडक्शन के लिए, उससे हमारा रिलेशन कैसा है, उसी से डिफाइन होता है कि हम किस क्लास से बिलोंग करेंगे। कैसे? ये डिवाइड करते हैं क्लासेस को 2 पार्ट में। पहला है प्रोलेटेरिएट और दूसरा है बुजुआ। तो प्रोलेटेरिएट होते हैं हैव नॉट्स, मीन्स ऐसे क्लास जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें जरूरी होती हैं वो नहीं है, उनको बोलते हैं हैव नॉट्स या फिर प्रोलेटेरिएट। और दूसरे होते हैं हैव्स, जिनके पास हैं, उनको बोलते हैं बुजुआ। इनकी बुक है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये आई थी 1847 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर ये बात करते हैं क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ का। तो जब ये बता रहे थे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो उस समय बोलते हैं कि रिवॉल्यूशन तभी होता है जब हमारे पास क्लास कॉन्शियसनेस आती है, मीन्स जब हम क्लास इन इटसेल्फ से बाहर निकल के क्लास फॉर इटसेल्फ में आ जाते हैं, तभी हमारे अंदर डेवलप होता है क्लास कॉन्शियसनेस और तभी हम रिवॉल्यूशन लाते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है रिवॉल्यूशन लाना। तो क्लास इन इटसेल्फ में इंडिविजुअल अपने क्लास के बारे में अवेयर नहीं होता है कि वो किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है किसी भी मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए। बट जैसे जैसे हम अवेयर होते हैं कि हम इस क्लास से बिलोंग करते हैं और हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो बनता है हमारा क्लास फॉर इटसेल्फ। हालांकि कार्ल मार्क्स की बहुत सारी थियरीज हैं, आप कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट थिंकर हमारे वेबर, ये बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मीन्स
जो पावर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वही जड़ है, वही बेस है स्ट्रेटिफिकेशन के लिए। ये पावर के 3 एस्पेक्ट्स का बात करते हैं। पहला इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल और तीसरा है पॉलिटिकल। फिर वेबर के अकॉर्डिंग क्लास क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर लाइफ चांसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइफ चांसेस। ये पूछा गया है कि लाइफ चांसेस वर्ड का यूज कौन करता है? तो वेबर करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि क्यों करता है, तो क्लास को डिफाइन करने के लिए करते हैं। ये भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे। तो अगर बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और उनकी जो लाइफ चांसेस हैं, मीन जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, वो सेम है, तो उसी को वेबर बोलते हैं क्लास। और आगे बोलते हैं अ पर्सन्स क्लास सिचुएशन इज बेसिकली हिज मार्केट सिचुएशन। तो किसी पर्सन का मार्केट में क्या सिचुएशन है, किस पोजीशन पे वो है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके क्लास के सिचुएशन से। मीन्स उसका क्लास डिफाइन करेगा कि उसका मार्केट में क्या वैल्यू है। अब वेबर का एक ऐसे है क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। कई बार पूछ लेता है वेबर कितने पार्ट में बांटते हैं, तो 3 पार्ट में, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। ये 3 डिफरेंट एस्पेक्ट हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के। मीन्स इन्हीं 3 फॉर्म में पावर रहती है लोगों के हाथ में। तो क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया, तो आप समझ गए होंगे कि जिस क्लास के पास पावर ज़्यादा है वो ऊपर रहेगा और जिसके पास नहीं है वो नीचे रहेगा। सेम हाल है स्टेटस के बारे में। यहाँ पे कोट है बहुत इंपॉर्टेंट, रुकिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये डिफाइन करते हैं स्टेटस सिचुएशन को, एवरी टिपिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द लाइफ ऑफ मैन दैट इज डिटरमाइंड बाई स्पेसिफिक पॉजिटिव और निगेटिव सोशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर। तो ऐसा कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव सोशल ऑनर जो किसी मैन के लाइफ में होता है, उसी को वेबर बोलते हैं स्टेटस सिचुएशन। अगर आपके पास पॉजिटिव है तो आपके पास पावर ज़्यादा रहेगा, अगर वो निगेटिव है तो पावर आपके पास कम रहेगा। फिर ये बात करते हैं पार्टी का। आपको पता ही होगा किस तरीके से पार्टी जो होती हैं वो पावर को कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये बोलते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल करता है। वेबर के अकॉर्डिंग पार्टी जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एलिमेंट होती हैं किसी भी स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में। तो ये था पावर डिस्ट्रीब्यूशन का 3 पार्ट वेबर का, क्लास, स्टेटस और पार्टी। फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वेबर डिवाइड करते हैं क्लास को 4 पार्ट में। पहला अपर क्लास, दूसरा है वाइट कॉलर या इंटेलिजेंसिया, तीसरा है पिटी बुर्जुआ और चौथा है मैनुअल वर्कर्स। तो अपर क्लास जानते ही होंगे, जो होते हैं अल्ट्रा रिच या फिर गोल्ड कॉलर। फिर आते हैं इंटेलिजेंसिया या फिर वाइट कॉलर लाइक IAS, IPS आप जानते होंगे। तो ये लोग माइंड का यूज़ करते हैं और लोगों को एडमिनिस्टर करते हैं, मीन्स मैनेज करते हैं। फिर थर्ड आते हैं पिटी बुर्जुआ, ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक शॉपकीपर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स। फिर फोर्थ आते हैं मैनुअल वर्कर्स, जिसको आप देखते होंगे वो मिनियल जॉब्स करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं क्लासेस को। ये सब आप याद रखेंगे, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज़ को आप हल्के में नहीं लेंगे। नेक्स्ट थिंकर है हमारे डेविस और मूर। मूर है या मूरे कंफर्म नहीं हूँ, बट आप पढ़ लीजिएगा, डेविस मूर है आई थिंक। इनका आर्टिकल है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। अगर आप सर्च करेंगे तो ये बताएगा, ये है किंग्सली डेविस का, बट जो पूरा नाम है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और क्रिटिकल एनालिसिस, वो है मेल्विन ट्यूमन का, जिसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं डेविस एंड मूर को। तो जो डेविस एंड मूर थे वो थे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा बोलेंगे कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो सोसाइटी में अच्छे के लिए है, मीन्स उससे कोई लॉस नहीं है। तो इसी वे में ये बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ फंक्शनल नेसेसिटी, मीन्स सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए स्ट्रेटिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है, ये बोलते हैं डेविस एंड मूर। फिर ये बोलते हैं अनइक्वल रिवार्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स एज मोटिवेशन, मीन्स अगर रिवार्ड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो ये बोलते हैं कि लोग काम नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक बंदा 6 महीने पढ़ के JRF करता है और एक बंदा 1 दिन पढ़ के JRF करता है, तो दोनों का JRF हो जा रहा है, एक का बिना पढ़े और एक का 6 महीना पढ़ के। तो उसके बाद सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा कि पढ़ने पे भी हो रहा है और नहीं पढ़ने पे भी हो रहा है, तो हम पढ़ाई क्यों करें। तो उस तरीके से ये सोचते थे और बोलते थे अगर काम ज़्यादा करने पे रिवॉर्ड ज़्यादा देंगे तो लोग और काम करेंगे। और ये बात करते हैं इफेक्टिव रोल एलोकेशन का और परफॉर्मेंस का, मीन्स जिस पर्सनालिटी पे जो रोल सूट करे उसको वही देना चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो उसको वही रोल दो। अब इन्हीं को अच्छे से क्रिटिसाइज करने के लिए हमारे थिंकर आते हैं मेल्विन ट्यूमन। इनके आर्टिकल या फिर बुक का नाम है सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और क्रिटिकल एनालिसिस। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा दोनों को, मैंने दोनों सेम लिख दिया है। एक बार मैंने भी चेक किया तो दोनों दिखा रहा था, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। तो ये क्रिटिसाइज करते हैं डेविस एंड मूर को। इनकी एक बुक भी है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ इनइक्वालिटी। तो अभी डेविस एंड मूर बोल रहे थे ना कि अनइक्वल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो मोटिवेशन मिलेगा, उसी को ये क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं
जो आप लोग अनइक्वल रिवॉर्ड देते हैं, उसके चक्कर में हॉस्टिलिटी आता है, कंपटीशन बढ़ता है, लोग एक दूसरे को गिराना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। नेक्स्ट थिंकर है टीबी बॉटमोर। ये बांटते हैं सोसाइटी को 4 पार्ट में, स्लेवरी, ई स्टेट, कास्ट एंड क्लास और स्टेटस। ई स्टेट में आता है क्लर्जी, नोबेल्टी, कॉमनर्स। स्लेवरी आप जानते ही हैं, कास्ट आप जानते ही हैं, क्लास हमने बता ही दिया और स्टेटस को भी हमने अभी डिस्कस किया। इनकी बुक है एलिट्स एंड सोसाइटी। तो ये भी थिंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा गया है। इनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है और कितने पार्ट में बांटते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंकर है एरिक ओरेन राइट। ये इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल के लिए 3 डायमेंशन देते हैं। मीन्स अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आपका इकोनॉमी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहला है मनी, दूसरा है कंट्रोल ओवर फिजिकल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल लैंड, फैक्ट्रीज, और तीसरा है कंट्रोल ओवर लेबर पावर, मीन्स लेबर पावर के ऊपर भी आपका कंट्रोल रहे। तो अगर आप ये 3 चीज़ें कंट्रोल करते हैं तो पूरा इकोनॉमी के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। ये एक टर्म देते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी क्लास। ये क्या होता है? अभी हमने देखा वाइट कॉलर्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स। तो ये बोलते हैं जो वाइट कॉलर होते हैं वो आते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी क्लास में। कैसे? एक तरफ ये लोग गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और दूसरी तरफ ये खुद एक्सप्लॉइट होते हैं पॉलिटिशियन द्वारा। तो इस तरीके से ये आते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी क्लास में। नेक्स्ट थिंकर है जॉन गॉल्डथॉर्प। गॉल्डथॉर्प या थॉर्पे है, ये मैं श्योर नहीं हूँ। इनका बुक है क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये डिवाइड करते हैं क्लास को 7 टाइप में। मुझे मिला नहीं तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट थिंकर है माइकल यंग। उनकी बुक है राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी। कैसे मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होता है और कैसे मेरिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसी का ये बात करते हैं अपनी बुक में राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी में। अब हर चीज़ें मेरिट के ऊपर डिसाइड हो रही है। ये पूछा भी गया है CVT PG में, मेरे वाले बैच में, तो इंपॉर्टेंट है। ये मेरा सही हो गया था क्योंकि मैंने अपने नोट्स में पहले से लिखा हुआ था। नेक्स्ट थिंकर है एंथनी गिडेंस। ये डिवाइड करते हैं क्लास को 3 पार्ट में, अपर, मिडिल, लोअर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी पूछा गया है MCQ में या फिर PYQ में। अब आता है फंक्शंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या पॉजिटिव योगदान देता है, कॉन्ट्रीब्यूशन देता है कॉन्फ्लिक्ट। तो जब भी ये बात आए तो हम जाएंगे ऑप्शन में लेविस क्लोजर के साथ में। बट यहाँ पे और सारे थिंकर हैं, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहले है जॉर्ज जिमेल। ये बताते हैं 2 टाइप का फंक्शन सोसाइटी का। पहला फंक्शन क्या है कि जो हमारा ग्रुप होता है, एक ग्रुप जब दूसरे से अलग रहेगा तभी उस ग्रुप की पहचान रहेगी। हम जब लेवी स्ट्रॉस पढ़ रहे थे उसमें बात किए थे बाइनरी ऑपोजिशन का, तो वैसे ही है। तो अपने आप को हम ग्रुप के रूप में तभी देख पाएंगे जब कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट से आएगा स्ट्रेटिफिकेशन। इन्हीं का एक टर्म है रेसिप्रोकल रिपल्सन। ये सिमिलर है पार्सन्स के बाउंड्री मेंटेनेंस से। क्या होता है ये? इसमें जब 2 चीज़ें होती हैं अपोजिट, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सोसाइटी में बैलेंस बना रहता है। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो इस तरीके से तो बैलेंस बना रहेगा। इसी को बोलते हैं जिमेल रेसिप्रोकल रिपल्सन्स। नेक्स्ट थिंकर हमारे पार्सन्स। ये बात करते हैं बाउंड्री मेंटेनेंस का। क्या होता है ये? एक जो ग्रुप होता है वो कॉन्शियस लेवल पे अपने आप को अलग करता है, एक बाउंड्री बना लेता है अपने आप को अलग करने के लिए कॉन्शियस लेवल पे। इसी को बोलते हैं पार्सन्स बाउंड्री मेंटेनेंस। फिर हमारे कोजर जो बुक लिखते हैं फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 में आई थी। कभी भी अगर आए कि कौन बात करता है कॉन्फ्लिक्ट के पॉजिटिव फंक्शन का, तो वो हो जाएंगे लेविस कोजर। उसी से जुड़े हुए हैं MS श्रीनिवास। इनका कॉन्सेप्ट है संस्कृताइजेशन। आप जानते होंगे इसके बारे में कि कैसे लोअर कास्ट ट्राई करता है अपर कास्ट बनने का और अपर कास्ट की प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। इसी को श्रीनिवास बोलते हैं संस्कृताइजेशन। अब नेक्स्ट थिंकर है हमारे राल्फ डेरेनडॉर्फ। ये थे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट और इनकी कुछ बुक्स हैं क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरा है एसेज इन द थियोरी ऑफ सोसाइटी 1968। ये कॉन्सेप्ट देते हैं ICA का, इंपेरेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस। और ये 3 टाइप के ग्रुप का बात करते हैं, क्वासी ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप। इनका एक मॉडल है डायलेक्टिक मॉडल, जिसमें मार्क्स से इन्फ्लुएंस तो थे बट उसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। जैसे मार्क्स बोलते हैं कि अगर ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्शन हट जाए तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। ये बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर से एक नए क्लास का जन्म होगा जिससे फिर से कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। इसी को बोलते हैं डेरेनडॉर्फ डायलेक्टिक मॉडल। और ये कॉन्फ्लिक्ट को और कोअर्सन को बोलते हैं द अगली फेस ऑफ सोसाइटी। इनका एक और लाइन है कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप्स रादर देन क्लासेस कैरेक्टराइज कंडीशंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब जैसा हमने देखा ये 2 टाइप के इंटरेस्ट का बात करते हैं, लेटेंट इंटरेस्ट और मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। जब हम मॉडर्न पढ़ रहे थे तो वहाँ भी था मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन। जाके वो वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा कि वो क्या होते हैं। यहाँ पे ये बोलते हैं कि लेटेंट फंक्शन वैसे फंक्शन होते हैं
कि जब दो क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, उसमें दोनों क्लास के बीच में कुछ नेचुरल हिडन इंटरेस्ट होते हैं, उसी को बोलते हैं लेटेंट। और जब वही हिडन इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं, लोगों को मालूम चल जाता है, तो उसी को बोल देते हैं मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। तो अगर छुपा हुआ इंटरेस्ट है तो वो लेटेंट, और अगर वो बाहर आ गया है तो मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। दोनों क्लासेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन होता है उसी के बारे में बात करते हैं। फिर डेरेंडॉर्फ बांटते हैं सोसाइटी को दो पार्ट में। पहला है कमांड क्लास और दूसरा है ऑबे क्लास। कमांड क्लास क्या होता है? ऐसी क्लास जो सोसाइटी में अथॉरिटी रखती है, लोगों को अपना काम मनवाती है। और दूसरी क्लास होती है ऑबे क्लास, कि जो काम को मानती है। मीन्स एक होता है रूल को बनाने वाला और दूसरा होता है रूल को मानने वाला। फिर इनका एक लाइन है, क्वासी ग्रुप्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इनकम्बेंट्स ऑफ पोजीशंस विथ आइडेंटिकल रोल इंटरेस्ट। डायरेक्ट ये लाइन उठा के एमसीक्यू बना दिया गया था और पूछा गया था ये किसका कोट है। तो ये कोट है डेरेंडॉर्फ का, और किसके बारे में है? क्वासी ग्रुप्स के बारे में है। फिर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें क्वासी ग्रुप में और इंटरेस्ट ग्रुप में, तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है और उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, एक आइडेंटिटी होता है उनके पास, जो कि क्वासी ग्रुप के पास नहीं होता है। फिर देखते हैं आईसीए मॉडल क्या होता है। इम्पेरेटिव कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इंडिविजुअल्स जुड़े होते हैं या फिर ग्रुप्स जुड़े होते हैं एक दूसरे से नेटवर्क, रूल, रेगुलेशंस और हायरार्की के थ्रू। इस तरीके से जितनी भी थ्योरीज थी हमने पढ़ लिया। अब जो जो बुक्स हैं इंपॉर्टेंट वो सारी यहाँ मेंशन्ड है, सब आपको याद करना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसको आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है।